हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और हर दिन की शुरुआत के साथ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी साइंस टीचर अर्पिता पांडे और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 साइंस की सेकेंड चैप्टर, जिसका कि नाम है लाइफ प्रोसेस। और इस लेक्चर में बेसिकली हम ये हमारा इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर हुआ और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे श्वसन के बारे में, यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में। हम ऑलरेडी बेटा इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में पोषण को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हमने बड़ी डिटेल में चीजों को बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से समझा था और अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं एक्चुअली में रेस्पिरेशन को, यानी कि श्वसन को। बेसिकली हम ये सीखने चल रहे हैं कि भोजन तो हम खाते हैं, भोजन का ग्रहण करना, पाचन करना वो एक अलग चीज है और पाचन के बाद उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट होना अलग चीज है। लेकिन उस ग्लूकोज से हमारी शरीर को एनर्जी मिलना इज डिफरेंट थिंग। ग्लूकोज से शरीर को एनर्जी मिलती है फूड के ऑक्सीडेशन से, और वो फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है ये सारी कुछ हम पढ़ेंगे चीजें, ठीक है। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसा कि मैंने आपको जब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पे आपको मैंने ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के बारे में पढ़ाया था। अब बोलो मेरे को कि अगर तब ऑक्सीडेशन अभिक्रिया ना समझ में आई होती तो आप कैसे अभी इस चैप्टर में सीख पाते कि ऑक्सीडेशन से, फूड के ऑक्सीडेशन से किस प्रकार एनर्जी हमें मिलेगी। तो वो भी हमें अच्छे से सीखना जरूरी है। तो चीजों को बहुत मन से सीखना है। बताओ, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? पढ़ना है तो मेहनत करनी है ना, और मेहनत करने के लिए करना क्या है, अपने आप को पूरी तरीके से फोकस करना है पढ़ाई पे। कि जब भी क्लास अटेंड करें तो टाइम से अटेंड करें, चीजों को नोट डाउन जरूर करें, मन से पढ़े, ध्यान से सुने। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड लेक्चर को, जिसका कि नाम है बेसिकली रेस्पिरेशन। यानी कि आज हम सीखने चल रहे हैं श्वसन के बारे में, और हम सीखेंगे मानव में वहन कैसे होता है, किस प्रकार से वहन होता है ये भी हम सीखेंगे, यानी कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है चीजों का। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन सीखते हैं, तब सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। चलो, तो ध्यान से बात को समझना है। अब जरा सुनना पहले ध्यान से, देन चीजों को नोट करना। पहले सुनो, टाइम भी मिलता है आपको नोट डाउन करने के लिए। बेटा, हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन किया। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है। एटमॉस्फेयर यानी कि सराउंडिंग में प्रेजेंट ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है। कैसे जाती है? हमारे लंग्स में तक पहुंचती है। लंग्स फूलते हैं, लंग्स में फिर क्या होती हैं, अब इस प्रोसेस को आप देख सकते हो। नासा मार्ग से होते हुए, नासा छिद्र से होते हुए, नासा मार्ग से होते हुए फिर हमारे श्वास नली, फिर हमारे फेफड़ों में पहुंचती। फेफड़ों में क्या है, ऑलरेडी बहुत सारी क्या है, श्वसनिकाएं हैं। फिर एटलीस्ट एक जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कूपिकाएं भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम इन्हीं को बोलते हैं एल्वुलाई। यहाँ पे पहुंचती, ये फाइनल स्टेज है जहां पे ऑक्सीजन पहुंचती है और ये बलून्स फिल हो जाते हैं। ये मिलियंस ऑफ छोटे छोटे, लाखों की संख्या में बहुत छोटे छोटे थिन वॉल्ड कोपिकाएं होती हैं जिनको एल्वुलाई कहते हैं, जिनमें ऑक्सीजन जाती है भर। और इन्हीं के साथ जुड़ी होती है हमारी बहुत सारी ब्लड वेसल्स, वेरी थिन ब्लड वेसल्स। उसके बारे में उनका एक स्पेशल नाम है, वो मैं लेकिन आपको बाद में बताऊंगी। अब इनके साथ जुड़ी है रक्त वाहिकाएं। अब ये इतनी थिन है, एल्वुलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर, सेम दैट हमारी ब्लड वेसल्स भी उतनी ज्यादा थिन वॉल्ड है। दोनों जब इतनी थिन वॉल्ड है तो यहाँ से चुपचाप ऑक्सीजन निकलेगी, ब्लड में चली जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब जब ब्लड में ऑक्सीजन चली गई तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, सारे ऑक्सीजन को अपने सर पे लेगा, बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब हर एक सेल तक पहुंचेगी तो पहुंच जाएगी हर एक सेल तक ऑक्सीजन। और एक्चुअली में करना भी यही है, ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि सबके पास पहले से पहुंचाया जा चुका है ग्लूकोज। अब हर एक सेल अपना ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके खुद की एनर्जी को जनरेट कर लेगी। तो ये तो पूरा एक हमने ओवरव्यू दिया कि वाई रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिना रेस्पिरेशन के आप सरवाइव ही नहीं कर सकते हो। पाचन करने से एनर्जी नहीं मिलती है, पाचन करने से सिर्फ भोजन यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्टेड होता है भोजन, हमारा फूड, लेकिन उस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से तुम्हें एनर्जी मिलती है। आई बात समझ में? ठीक है ना, क्लियर हुई मेरी बात?
चीजें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। पाचन के बाद यानी कि पोषण के बाद अब हम श्वसन को पढ़ रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेशन को पढ़ रहे हैं। आई होप आप मेरी इतनी बात तो समझ पाए होंगे। यानी कि मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपसे बात कहूं कि पाचन के बाद, जो डाइजेशन के बाद एसिमिलेटेड फूड होता है, भाई सेकंड स्टेप तो यही होता है ना पाचन के बाद में। देखो वहां पढ़ाया था ना, भूले तो नहीं हो ना, भूलोगे तो गड़बड़ है, इसीलिए रिवाइज करना जरूरी है, फिर से रिवाइज कराती हूँ। पहले करते हैं अंतर्ग्रहण, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक करने के बाद क्या करते हैं, उसका पाचन करते हैं। पाचन करने के बाद उसका क्या करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं, ठीक है ना। बात आई, सॉरी, पाचन करने के बाद उसका एब्जॉर्शन करते हैं, यानी कि अवशोषण करते हैं। अवशोषण का मतलब ये है कि हर एक तक पहुंच गया ग्लूकोज, अब उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे, डेट इज एसिमिलेशन। उसी को हम स्वांगीकरण कहते हैं, वहीं पे हमारी एनर्जी निकलती है। और लास्ट स्टेप क्या था कि सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाना, डेट इज एक्सक्रीशन। अब मेरी बात को समझो, यानी कि शोषण इज व्हाट, शोषण इज सिंपली एसिमिलेशन ऑफ फूड, ये सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड। शोषण को अगर हम बहुत सरल भाषा में ये कहें तो क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे ना कि भाई जो भोजन का स्वांगीकरण हुआ है, उस एसिमिलेटेड फूड का जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। आई बात समझ में, सिंपल सी बात तो इतनी ही है। अब मेरी बात और समझो, क्या भाई, सिंपल दो बातें होती है। सबसे पहले जो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, डेट इज सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। हालांकि अब हम इससे और आगे भी चीजें समझेंगे, बट एक बार बेसिक चीज देख लेते हैं कि इनहेलेशन प्रोसेस में होता क्या क्या है। जब भी हम सांस लेते हैं, अब इसको फील करके भी देखो, एक बात और मैं आपको बताऊं, ये सारे प्रोसेस ना बहुत कॉन्टिन्यूअस है, लगातार चलते रहते हैं, आपको फील भी नहीं होता। वो तो जब हम इस चीज पे ध्यान देते हैं कि देखो हमने ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट किया, बट अदरवाइज तो तुम बताओ क्या गिन के सांस लेते या सांस छोड़ते, नहीं ना। ऐसे हो सके तब तुम फोकस ही ना कर पाए। अगर मुझे सांस गिननी, सो जस्ट सोचो ना, ऐसे क्यों नहीं सोचते हो। जितने ज्यादा चीजों को आप खुद से विजुलाइज करोगे तब ना इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आप खुद ही सोचो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं गिन के सांस लूं, गिन के सांस छोड़ू तो फिर मैं आपको पढ़ा पाई, पॉसिबल है नहीं। ये सारी चीजें कैसे हैं, अपने आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, कब, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। बट अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर तो हम गोल गोल घूमते ही चले जाएंगे। जहां पे जो चीज सीखनी वही हम सीखेंगे उस चीज को। तो सांस लेने के दौरान हमारी जो थोरेसिक कैविटी बच्ची हुआ तो फैलती है, ठीक है। पसलियां से जुड़ी मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, क्योंकि जब कोई चीज क्या होगी, तुम अंदर ले रहे हो तो दबाव क्रिएट होगा, है ना, सिकुड़ेंगी। छाती बाहर की ओर फैलेगी, गुहा में हवा का दबाव कम होगा, तब जाकर के कोई, जब कोई चीज स्पेस क्रिएट होगा तो प्रेशर अपने आप कम होगा, और जो ऑक्सीजन है या अदर गैसेस है वो क्या होगी, वो लंग्स में आएगी। जबकि इसके अपोजिट, जब भी हम ब्रीद आउट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी बच्ची गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी है वो अपने नॉर्मल पोजीशन, मूल आकार में वापस आएगी। पसलियों की मांसपेशियां जो है उस टाइम पे शिथिल हो जाएंगी, छाती अपनी जगह पर वापस आ जाएगी, और यहाँ पे अब जो प्रेशर है हवा का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जब प्रेशर बढ़ जाएगा तभी ना कार्बन डाइऑक्साइड रशेस आउट ऑफ द लंग्स, हमारे शरीर से बाहर निकलेगी, हमारे फेफड़ों से बाहर निकलेगी। आई बात समझ में। तो गुहा में हवा का दबाव बढ़ जाता है और हवा जो है कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो ये तो बात हुई ब्रीद इन और ब्रीद आउट की। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी सभी बच्चों को। तो ये तो बहुत सिंपल था। अब इससे आगे की चीजें हमें देखनी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊं ये चीज, उससे पहले मैं लूंगी एक ब्लैंक स्लाइड। वहां पे जब भी मैं आपको चीजें डिटेल में बताऊंगी तो उसी चीज की ये है समरी। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से तैयार हो जाएं कि क्या होता है। देखो दो बातें होती है, रेस्पिरेशन भी बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। नाम से ही थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे, एरोबिक का मतलब होता है वायवीय और एनएरोबिक का मतलब होता है हिंदी में अवायवीय। जब भी बात बेटा वायवीय या अवायवीय की होती है तो वहां पे एक बात समझना जरूरी होता है, क्या, जब भी बात हम वायवीय की करते हैं यानी कि हम कह सकते हैं
कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब भी हम बात अवायवी की कहते हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेरी बात समझ रहे हो? वायवी का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, एयर की प्रेजेंस में है, आप ये भी बोल सकते हो। और अवायवी में आप बोलोगे कि इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे शरीर में बेटा क्या होता है, हमारे शरीर में एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, यानी कि वायवीय श्वसन होता है। बहुत ध्यान से समझना, हमारे शरीर में वायवीय श्वसन होता है और हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन भी होता है। हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। बट एक बात और समझना, हम मेजरली एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं एरोबिक रेस्पिरेशन करती हूँ। बट जब हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है किन्हीं खास परिस्थितियों में, तभी हम करते हैं एनएरोबिकली रेस्पिरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। श्वसन का मोटिव क्या समझ में आया? एनर्जी का प्रोडक्शन, इसलिए जरूरी है। कैसे होता है? ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट में होता है। भाई ब्रीद इन करते हो तो वो तो केवल एक फिजिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक केवल फिजिकल प्रोसेस। एक बात और मैं आपको बताऊं, दोनों चीजों में अंतर है। ब्रीदिंग और एक्सपिरेशन इज टू डिफरेंट थिंग। ब्रीदिंग एक आपका सेवन और फिजिकल प्रोसेस है कि तुमने सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, ऑक्सीजन अंदर आई, सांस छोड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर गई। ये तो हम पहले से ही जानते, इसलिए मैं इस पे बहुत नहीं जा रही हूँ। बट श्वसन अलग चीज है, समझ रहे हो मेरी बात? सांस लेना, सांस छोड़ना दूसरी चीज है, वहां पे कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। बट रेस्पिरेशन में क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, बार बार बोल रही हूँ, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम सब करते हैं। बट अब यहाँ पे मैं ये बात कर रही हूँ कि रेस्पिरेशन भी दो तरह के हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर से मैं बोल रही हूँ, हम जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। हम बात करें हम से मतलब ह्यूमन बींग्स की, लिविंग बींग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, लिविंग बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की, यानी कि जीव जंतुओं और मनुष्यों की बात मैं कर रही हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट अगर हम बात मनुष्यों में करें, क्योंकि यहाँ पे हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा जो है वो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग है, तो हम वैसे क्या करते हैं, हम सभी लोग रेस्पिरेशन कैसा करते हैं, एरोबिक करते हैं। बट कुछ खास सिचुएशन होती है वहां पर हम एनएरोबिक करते हैं, वो क्या होती है वो मैं भी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बेसिकली वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप अब मेरी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। एनएरोबिक मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी। इसको हम कहते हैं बेटा हिंदी में वायवीय श्वसन। चलो अब बात करते हैं आगे, होता क्या है इसमें। भाई देखो, एक बात तो सिंपल है, ये इसमें दो प्रोसेस होते हैं मेजरली, तो यही हो रहा है। चलो उसको फिर से लिख देते, वैसे इतनी बार बोला है हमने। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, एक बात तो यही है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, यानी कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अब एक बात और समझ लो, इसमें बेसिकली बेटा दो स्टेप होते हैं। एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं इसको। हम हिंदी में भी बेटा ग्लाइकोलिसिस ही कहते हैं। यहाँ पे फिर से एक बात समझना, तुमको स्मार्ट बच्चे बनना है तो स्मार्ट बनने के लिए कुछ स्मार्ट काम भी करने पड़ते हैं। एक चीज याद रखना बेटा, जब भी कभी किसी वर्ड में, मैं क्यों बार बार वर्ड को बताती हूँ, क्योंकि वर्ड सीख करके तुम वैसे ही बहुत सारी चीजें जान जाओगे। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, यानी कि इतना तुरंत पता चल गया कि हो ना हो, भले दुनिया भर में कुछ भी हो, बट इस चीज में एक काम जरूर हो रहा होगा, डेट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा होगा, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या हो रहा होगा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा होगा। अब यहाँ पे एक बात और समझनी है भाई, क्या होता है भाई, जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा तो एनर्जी तो निकलेगी ही निकलेगी, लेकिन ये प्रोसेस एक्चुअली में होता कहाँ पे है ना? तो यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य में होती है। सबसे पहली बात आप ये समझिए, ठीक है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन
की कोई आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि इसमें एक ग्लूकोज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है बताओ, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है ना बेटा। जब ये ब्रेक डाउन होता है, वो कहाँ पे रही, साइटोप्लाज्म में हो रही, कोशिका द्रव्य में हो रही है। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन है, तो एक पाइरुवेट बनता है। पाइरुवेट क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। टूट रहा है ग्लूकोज, लिसिस हो रही, नाम ही है ग्लाइकोलिसिस। पाइरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब मेरी बात को फिर से समझना, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। जब ये 6 हैं तो ये टूट करके एक 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, यानी कि 2 पाइरुवेट बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 पाइरुवेट बनेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे रिलीज होगी 2 एटीपी एनर्जी। क्या होगी, 2 पाइरुवेट बनेंगे, यानी कि 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, साथ ही साथ यहाँ पे 2 एटीपी एनर्जी भी निकलेगी। अब यहाँ पे एक बात तुम सोचो, अब मन में ये बात आएगी भी कि क्या सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी से हमारा इतना सारे काम हो जाते हैं? हमारे शरीर में क्या नहीं हो रहा होता है। एक टाइम पे भोजन भी पच रहा है, दिमाग भी काम कर रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन भी हो रहा है, फीकल मटेरियल भी बन रहा है, ग्रोथ भी हो रही, रीजनरेशन भी हो रहा है, टूट फूट भी तो अंदर अंदर चली रही होती ना। क्या सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी से इतने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इससे ज्यादा भी एनर्जी निकलती है। ये होती है करेंसी, लेकिन अभी रुक, तो बताते हैं कैसे निकलती है। ग्लाइकोलिसिस समझ में आ गई ना, 2 पाइरुवेट बने। पाइरुवेट क्या है, 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से 2 पाइरुवेट बने, 2 एटीपी एनर्जी भी रिलीज हो गई, बात खत्म। अब जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस के बाद में, जो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस दूसरे प्रोसेस को क्या कहते हैं वो भी ध्यान से सुनो। उस दूसरे प्रोसेस को हम कहते हैं, सेकेंड प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैब साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। क्रैब्स साइकिल बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है, क्रैब साइकिल। अब फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ये वाला प्रोसेस साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में होता था, तो यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में नहीं होती है, ये भी समझ लीजिए। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आप समझते हैं ना, 9th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, पावर हाउस ऑफ द सेल। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब इस प्रक्रिया में क्या होगा ये भी आप समझो। वहां पे जो ग्लाइकोलिसिस में पाइरुवेट बने थे, बट उससे पहले एक बात और समझ लो, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे एक बात और समझना, तीसरी चीज क्या, जो पाइरुवेट वहां बने थे, कहाँ बने थे, ग्लाइकोलिसिस में बने थे। पाइरुवेट बन गया, अब वो पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, भाई माइटोकॉन्ड्रिया भी तो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में ही पाया जा रहा है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया उस पाइरुवेट का ब्रेक डाउन करेगा, उस पाइरुवेट का ब्रेकडाउन। पाइरुवेट फिर से बोल दो, 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है बेटा, है ना। अब इसका भी क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। जब इसका ब्रेकडाउन होता है बेटा, तो पता है क्या होता है, 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, और इतनी एनर्जी काफी होती है हमारे पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म, उपापचयी प्रोसेसेस के लिए। आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, कि किस तरह से पाइरुवेट जो है 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, अब जब उसका फिर से ब्रेक डाउन होगा, देखो सिंथेसाइज साइटोप्लाज्म में हुआ, ब्रेक डाउन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और क्या बन रही है, 36 एटीपी एनर्जी मिल रही है। दिस इज ऑल रिलेटेड टू एरोबिक रिस्पिरेशन। हालांकि एक बात मैं आपको और भी बता दूं, ये जो चीजें इतनी इजी दिख रही हैं, ये इतनी इजी है नहीं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इस पे बड़ा ही डिटेल्ड प्रोसेस है।
जो कि आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी के लेवल पे आपके लिए 10th लेवल, 10th क्लास के जो हमारा लेवल है उस पे इतना ही आपको जानना जरूरी है। तो अभी के लिए मैं आपसे इतनी चीजें डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपसे, भाई क्या बात करते हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को। एरोबिक रेस्पिरेशन आप सबने देख लिया किस तरीके से होता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने चल रही हूँ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को। मैंने आपको सारी चीजें जो है ना बहुत प्रॉपर तरीके से लिख के भी दी है, बट जब हम समझेंगे ना शॉर्ट फॉर्म में पहुंचने से पहले चीजों को डायरेक्ट आपको चाहिए कि आप उन्हें डिटेल में समझो। तो अब बात हम कर रहे हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम हिंदी में कहते हैं अवायवीय श्वसन। भाई इतनी बात तो तुरंत ही समझ में आ गई कि जब नाम ही है अवायवीय श्वसन, यानी कि ये चीज हो किस में रही होगी, ये हो रही होगी वायु की अनुपस्थिति में या वायु की अब्सेंस में, ठीक है ना। जहां पे हमें वायु की अब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति में ये प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस होता है किसमें देखो ईस्ट में होता है ये प्रोसेस, है ना। क्योंकि ईस्ट क्या करती है तुम्हें पता है, जो भी चीजें हम देखते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही अल्कोहल का निर्माण होता है, किंडवन प्रोसेस जिसे कहते हैं। हमारा जो डोसा वगैरह का बैटर होता है उसमें भी फर्मेंटेशन होता है, बड़ा फ्लफी तैयार हो जाता है बैटर। ये एक्चुअली में कैसा है, ये फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है। इसमें किसी भी वायु की नीड नहीं है, और साथ में ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अगर साथ ही साथ ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, मैंने ईस्ट का एग्जांपल लिया आपके साथ, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या अल्कोहल निर्माण होता है, एथाइल अल्कोहल बनता है। मैं आपको एक और बात बताऊं, अब जब मैंने कहा ना था कि हमारे शरीर में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और मैंने आपको बताया था कि उसके बाद में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, तो दिस इज द राइट टाइम। होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में या बैड सिचुएशन में दौड़ रहे होते, भाग रहे होते हैं, तो उस वक्त जो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन, सपोज दैट मैं भाग रही हूँ तो मेरे पैर की मसल्स को ज्यादा वायु की यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत है, सो डेट कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर सके और एनर्जी रिलीज हो सके। अब क्या होगा उस केस में, सोचो। अब उस केस में क्या होगा, जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, हमारा शरीर भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो क्या होगा। अब उस केस में एक काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, कि उस केस में जो हमारे पैर की मांसपेशियां हैं यानी कि मसल सेल हैं, वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगी। जब वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगी, क्योंकि अब उन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन ऑलरेडी कमी है ना, तुम भाग रहे, तुम्हें खुद ही लंग्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। अब मसल सेल को भी ऑक्सीजन मिलेगी तो फिर क्या ही फायदा। तो उस केस में क्या बनता है, उस केस में बनता है लैक्टिक एसिड, यानी कि ईस्ट में भी होता है, हमारी मसल सेल में भी होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जब भी ईस्ट में होता है तो वो प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन और बनता है हमारा अल्कोहल। जब हमारी मांसपेशियों में होता है तो बनता है लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से जो हमारे मसल्स होती है वो काफी ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं। अब क्या होता है, उन्हीं की वजह से आपने देखा जब नई नई साइकिल चलाना सीखते हैं या दौड़ के आते हैं, रनिंग करके आते हैं, तो दिक्कत होती है, दर्द तकलीफ होती है, और कहा जाता है कि गर्म पानी में पैर डाल के बैठो। क्यों रिलीफ मिलता है, क्योंकि गर्म पानी में वो जो लैक्टिक एसिड है वो डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होता है तो वो जो क्रैम्प्स होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं और हमको राहत फील होती है। आई बात समझे। चलो अब इसकी रिएक्शन को भी देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि कैसे कैसे ये चीजें होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसके लिए हेडिंग तो मैंने आपको बताई थी, स्पेस कम है तो यहाँ पे ले लेते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन, कहाँ पे हम बात करें, इन ईस्ट, इन ईस्ट अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो ये होगा कहाँ पे, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होगा ये, साइटोप्लाज्म में होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव्य में होता है। इसको हम कहते क्या है, टर्म्ड एज फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं इसको, फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी कि इसको किंडवन कहा जाता है। एक चीज और समझिएगा, इसमें क्या होता है, जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट है जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, वो ब्रेक होकर के क्या बनाता है, एथेनॉल बनाता है, जो कि खुद क्या है,
2 कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक है, अब बात को समझना मेरे। पायरुवेट ब्रेक डाउन हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया? एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। कहाँ पे हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है। साथ ही साथ एक बात और ये समझनी है आपको, इसमें जब भी, ये तो बात हो गई थी ईस्ट की, जब यही अवायवीय शोषण कहाँ पे होगा? अवायवीय श्वसन कहाँ पे होगा? हमारी मसल सेल में होगा, यानी कि मांसपेशियों में होगा। तो क्या होगा, फिर से समझिएगा आप, जब ये हमारी मांसपेशियों में होता है तो बनता है लैक्टिक एसिड। साथ ही साथ क्या होता है, अब इस पायरुवेट को जब ब्रेक डाउन होगा तो ये पायरुवेट कहाँ पे क्या बन जाएगा? इस पायरुवेट के ब्रेक डाउन से बनेगा लैक्टिक एसिड बनेगा। ध्यान से समझिएगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। अगेन यहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे ये था ना, आपके 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी बन रहे थे, यहाँ पे एथेनॉल के साथ में 2 एटीपी बन रहे थे। यहाँ पे भी क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड के साथ में 2 एटीपी बनेगी। एनर्जी कम निकल, एनारोबिक इतना इफिशियंट नहीं होता, बट यही है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, जब हमें जरूरत है तो भाई 2 एटीपी भी बहुत है। तो पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, साथ में 2 एटीपी बनेगा। एक चीज और समझिएगा, अगर हम बात लैक्टिक एसिड की करते हैं तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। क्या होता है ये? 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब एक बात आपको समझनी है कि ये जो है अवायवीय श्वसन ईस्ट में भी होता है, हमारी मसल सेल में भी होता है, कुछ बैक्टीरिया में भी होता है, इवन हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में कुछ वॉर्म्स पाए जाते हैं, उनमें भी होता है, जो कि बेसिकली पैरासाइट होते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान एक और लेके आना चाहती हूँ, वो क्या है? देखो बेटा, एक चीज है कि ग्लूकोज क्या है? वो 6 कार्बन का कंपाउंड। कहानी तो शुरू ग्लूकोज से ही हुई थी ना, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ था, फिर वो पायरुवेट जो है वो हमारा फाइनली कार्बन, जब हम बेसिकली एरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो एक अलग बात होती है, क्योंकि एरोबिक रिस्पिरेशन में तो क्या होता है, 36 एटीपी बनते हैं। किस वाले प्रोसेस में? क्रैब साइकिल में। 2 अकेले बन जाते हैं आपके किसमें? जब भी आप देखो, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 बन रहे थे यहाँ पे, बट क्रैब में तो 36 बन रहे थे ना। देखो, टोटल 38 बन गए थे, लेकिन यहाँ पे तो भाई 2 ही एटीपी बनते हैं, इस केस में भी इस केस में भी। एक बात यहाँ पे ये है कि कहानी पायरुवेट से स्टार्ट होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी मिलती है, इसलिए वो ज्यादा इफिशियंट है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये इतना ज्यादा इफिशियंट नहीं होता है, बट होता है, इसलिए इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी था। चलिए, अब आई होप जब आप लोगों ने इस तरह से समझ लिया, देन मैं आपको यहाँ पे ये चीजें अब आपको ज्यादा समझ में आएंगी। देखो, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। ये है ग्लूकोज, कोशिका द्रव्य में क्या हो रहा है? पायरुवेट बना, ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। जब वायु की अनुपस्थिति थी तो ईस्ट में क्या बना? अभी सिखा के आई हूं ना, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा कितनी? 2। ऊर्जा कितनी बनी थी? 2 एटीपी की, है ना। सेम डेट यहाँ पे, और ये भी मैंने आपको बताया था, एथेनॉल 2 कार्बन का था। यहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव है, ठीक है ना, हमारे मसल सेल में उतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि अनुपस्थिति, बट हाँ कम है, तो लैक्टिक एसिड बन रहा है हमारी पेशी कोशिकाओं में, प्लस ऊर्जा बन रही है। और लैक्टिक एसिड क्या है? 3 कार्बन का अणु है। लेकिन जब उपस्थिति थी, जो कि माइट्रोकॉन्ड्रिया में था, जो कि क्रैब साइकिल था, तो CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा बन रही है। और यहाँ पे हमारी टोटल अगर 36, और वैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया वाले के हैं तो केवल 36, और अगर हम उसमें ग्लाइकोलिसिस वाला भी जोड़े तो 38 एटीपीज बनते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं भाई, डिस्कस करते हैं वायवीय शोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वेरी इजी, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है भाई, तभी तो इसमें देख रहे हो ना इतनी सारी एटीपीज निकलती है। यहाँ पे अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, क्लियर है। यह कोशिका द्रव्य माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है 36। यहाँ पे 36 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम केवल क्रैब साइकिल वाले एटीपीज को कंसीडर कर रहे हैं। हो दोनों में रहा है, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में पूरे चलता है ना, कोशिका द्रव्य में देन माइट्रोकॉन्ड्रिया में। यह केवल और केवल कोशिका द्रव्य में हो रहा था, मिला के देख लो, चाहे लैक्टिक एसिड का बनना हो चाहे ईस्ट का बनना हो तो कोशिका द्रव्य में ही रहा है। चाहे ईस्ट में हो रहा हो, चाहे हमारी मांसपेशियों में हो रहा, चाहे हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले कीड़ों मकोड़ों में, बेसिकली वो हमारे लिए पैरासाइट है ना, उन पैरासाइट में हो रहा हो, वहां पे भी हो कैसा रहा है? कोशिका द्रव्य में ही हो रहा है। इसमें क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, या इसी को हम एथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ऊर्जा बोलेंगे तो है ही है, भले चाहे 2 एटीपी ही निकले। ठीक है,
क्लियर हो गई मेरी बात सभी को? चलिए अब आगे की ओर चलते हैं बेटा। श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है? फेफड़ों के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। जब क्लास स्टार्ट हुई थी तभी मैंने आपको बताया था किस तरीके से, क्योंकि एक्चुअली में फेफड़ों के अंदर सबसे ज्यादा जो सबसे लास्ट का पार्ट है, या कहूं कि मैं जो सबसे ज्यादा छोटा पार्ट है, डेट इज एल्विलाई यानी कि कूपिकाएं। मैं फिर से बता रही हूँ, कूपिकाएं बहुत थिन वॉल्ड होता है, वेरी वेरी थिन वॉल्ड। अब वहां पे जब ऑक्सीजन आती है तो उनके साथ जुड़ी हुई है कैपिलरीज, इनको हम कहते हैं केशिकाएं। ये एक तरह से ब्लड वेसल्स हैं, 3 तरह के ब्लड वेसल, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट अभी हम इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम ही डिस्कस करने चल रहे हैं। तो ये जो हमारी केशिकाएं हैं यानी कि कैपिलरीज हैं, ये बहुत थिन वॉल्ड है। ये भी थिन वॉल्ड, ये भी थिन वॉल्ड। ऑक्सीजन इनसे निकल करके सीधे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इनमें जाती है, इनमें बह रहा है ब्लड, और इस तरह से ब्लड में मिल जाती है पूरी तरीके से ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया में फेफड़ों में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान उनके दबाव में अंतर के कारण होता है। इन दोनों गैसों के विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, क्लियर है सभी को मेरी बात अच्छे से? 1 मिनट के लिए मैं पानी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आदान प्रदान उनके दबाव में अंतर के कारण होता है, और इन दोनों के गैसों के विसरण की दिशा जो है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप फेफड़ों के चारों ओर विभिन्न वायु थैलियों का घना जाल होता है, जिसी को हम एल्विलाई कहते हैं। इसमें हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन वही शिराओं की दीवार से हो करके रक्त में पहुंचता है। फिर इसके अंदर रक्त में पाए जाने वाले लाल रंग के, वही बताया ना, हीमोग्लोबिन तैयार है कि आओ ऑक्सीजन और हम बनते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन इतना इंपॉर्टेंट है भाई, यही तो है ना जो ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है, और शरीर के हर एक कोशिका हर एक सेल तक वो चीज पहुंच जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम आपसे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को सभी बच्चे। वहां मानव में वहन की हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है, एक बार इसको भी देख लेते हैं भाई। वह तंत्र जो मनुष्य को निरंतर भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध कराता है कहलाता है परिसंचरण तंत्र। अब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने चल रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि यही वो ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हार्ट के बारे में। और आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि ये पढ़ूं या मैं आपको ये पढ़ाऊं, तो उससे पहले आप ये जानो कि हार्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में। भाई ये जो हार्ट है यही तो पूरे शरीर में ब्लड को पंप कर रहा है लगातार, इसीलिए तो हार्ट को कहते हैं बिजिएस्ट ऑर्गन। हमारे शरीर का बिजिएस्ट ऑर्गन पता है ना आपको, हार्ट कहलाता है। जब फर्स्ट टाइम माँ के गर्भ में बच्चे में दिल धड़कना स्टार्ट होता है, और ये दिल तब तक धड़कता है जब तक कि हम हमारी आखिरी सांस नहीं लेते। और अच्छी बात है कि ये दिल धड़कता रहे, क्योंकि जब तक ये दिल धड़क रहा है तभी तक ब्लड सप्लाई हो रहा है, तभी तक हम जिंदा हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्लड ही है जो ऑक्सीजन पहुंचाता है। और हर एक शरीर को, इवन अगर मैं बात करूं ब्रेन, तो ब्रेन तो हमारा ऐसा ऑर्गन है जो बिना ऑक्सीजन के रह ही नहीं सकता। कुछ सेकंड से ज्यादा भी अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन की सेल्स डेड होने लगती है, पता है। इसीलिए कभी भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते तो सबसे ज्यादा खतरा ब्लड लॉस में जो है वो कोमा में जाने का होता है। कोमा इज द सिचुएशन जब ब्रेन की वो जो सेल्स हैं वो डेड हो जाए कुछ सेल्स, तो बंदा का कोऑर्डिनेशन ही बिगड़ जाएगा शरीर का। चलिए उस पर भी ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं इस पे बात करती हूँ कि जो हार्ट है वो बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, लगातार धड़कता है, लगातार पंप करता है और बिना रुके रक्त को परिसंचरित करता रहता है। अब ये हार्ट कैसा है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं।
तंत्र, वह तंत्र जो मनुष्य को निरंतर भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध कराता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मानव परिसंचरण तंत्र के मुख्य घटक इस प्रकार है। क्या क्या है भाई? एक तो वही जिसके बारे में अभी बात किया था, हार्ट। दूसरा हमारी रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, जिसमें हमारी आर्टरीज और वेन्स आती हैं। फिर आता है परिवहन माध्यम, जिसमें हमारा ब्लड और लिम्फ आता है। ठीक है ना? एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे किसके? सर्कुलेटरी सिस्टम के, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे पूरे शरीर में ब्लड को, यानी कि रक्त को। ठीक है, चलिए। और आपको पता है कि रक्त के ही थ्रू, यानी कि ब्लड के ही थ्रू सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, ग्लूकोज, वेस्ट मटेरियल, बहुत कुछ, इवन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का परिवहन या वहन ब्लड के थ्रू ही होता है। सो इसको सर्कुलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ इट सर्कुलेट इन अवर बॉडी, ये हमें और जानना जरूरी है। तो इसको ही जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे हृदय की, फिर बात करूंगी आगे, क्योंकि भाई जो इतना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में तो कुछ चीजें तो जरूर पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये मुट्ठी के आकार का होता है, फीस्ट लाइक होता है, ये आप समझो क्या होता है। इसके अगर मैं आकार की बात करूं तो ये कुछ कुछ एक मुट्ठी के आकार का होता है, यानी कि हमारी अगर मुट्ठी बंद करे तो कुछ कुछ इतना ही होता है। अगर मैं आपसे इसके वेट की बात करूं तो ये लगभग 300 ग्राम होता है। क्या होता है? 300 ग्राम इसका वजन होता है। अब एक बात और समझिएगा, ऐसा कुछ यूनिवर्सल नहीं है, एक अप्रोक्स वेट जो होता है वो 300 ग्राम होता है। ये हम कहाँ पे स्थित होता है? हमारी वक्षीय गुहा, यानी कि थोरेसिक कैविटी में होता है। वक्षीय गुहा, यानी कि हम बोल सकते हैं कहाँ पे? हमारी थोरेसिक कैविटी में स्थित होता है। ध्यान से समझिएगा। दूसरी चीज, थोरेसिक कैविटी में होता है। एक चीज और समझना, जनरली आपसे क्या कहा जाता है? जनरली आपसे ये बात बोली जाती है कि जो हृदय है वो बाईं तरफ स्थित होता है, बट एक्चुअली में हृदय बाईं तरफ स्थित नहीं होता है। ये लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है ना? होता ये बीच में ही है लगभग, लेकिन ये लेफ्ट साइड थोड़ा झुका हुआ आता है, इसलिए जर्नली हम ये बात बोल देते हैं कि बाईं तरफ स्थित होता है। थोरेसिक कैविटी में मुट्ठी के आकार का 300 ग्राम, लगभग टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये तो मेन मोटी मोटी बातें हो गई। तो उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा हार्ट, हम बात यहाँ पे ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं, भूलना मत। हृदय सब में है और सबका हृदय एक जैसा नहीं होता। ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट हमारे में पाया जाता है, यानी कि 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, और उन 4 कोष्ठक में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारे अंदर, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय हैं। ठीक है, अब आपको मैं आलिंद और निलय धीरे से समझाऊंगी, फिर धमनी और शिरा समझाऊंगी। सबसे पहले हार्ट आपने समझा, क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो लगातार क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है पूरे शरीर में। ठीक है, चलिए। अब ये सारी बातें जब आपने समझ ली, मैं फिर से बताती हूँ। मुट्ठी के आकार का 300 ग्राम, थोरेसिक कैविटी में लेफ्ट और झुका हुआ, 4 चैम्बर्ड है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय है। बट चलो, ये तो मैंने अभी नहीं लिखा था, बट यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि इस सारी चीजों को मैंने आगे ऑलरेडी बताया हुआ है। 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रक्त वाहिकाएं, धमनी और शिरा, परिवहन माध्यम की। तो पहले धमनी और शिरा को बात करते हैं भाई। चलिए, जब भी बात हम धमनी की करते हैं, यानी कि जब भी हम बात करते हैं किनकी, हम बात करते हैं जब आर्टरीज की। तो ये आर्टरीज क्या होती हैं, एक बार इनको समझ लेते हैं। देन हम बात करेंगे शिरा की, यानी कि वेन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वेन्स की बात करेंगे। अब मेरी बात को समझना भाई, आर्टरीज यानी कि धमनियों से मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं भाई। वो चीजें जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो है धमनियां। यानी कि धमनी वो चीजें हैं
जो हार्ट से शुद्ध रक्त को, अब यहाँ पे एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेंगे आप लोग, यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध से मतलब कोई चीज साफ या गंदी से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त से मतलब है, शुद्ध रक्त मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड और अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, जो ऑक्सीजन रिच है, यानी कि वो शुद्ध है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली हुई है, वो डीऑक्सीजनेटेड है, वो अशुद्ध है। आई होप आप सबको क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है। तो जो क्योंकि ये बार बार मैं बोलूंगी, बार बार आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अशुद्ध मतलब डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन उतनी नहीं है या ऑक्सीजन रिच नहीं है, ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध जो ऑक्सीजन रिच है। अब बात करते हैं धमनियां क्या करती हैं। धमनियां ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाती। भाई शरीर हेड से लेके टोस तक इतना बड़ा है, आप सोचो ना, बिलियंस ऑफ नर्व्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कितनी ही ऊतक हैं, कितने ही ऑर्गन्स हैं, और सब तक कैसे पहुंच रहा है ये ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत घना जाल है, किनका, डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, नर्व सिस्टम का। चलिए उस पर अभी इतना डिटेल पे हम नहीं जाएंगे। तो बात होती है जब हम बात करते हैं आर्टरीज की, तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हृदय से हमारे और बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे लेकिन एक बात मैं आपसे डिस्कस करूं, एक अपवाद भी है, यानी कि एक हमारा अपवाद दिखने को मिलता है। वो क्या है, जो सारी आर्टरीज हैं वो तो ये काम करती हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक लेके जाएंगी, लेकिन एक अकेली पल्मोनरी आर्टरी है जो कि इस पॉइंट पे लिखा है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, जिसको कि हम हिंदी में फुसफुस धमनी कहते हैं, ये कुछ अलग काम करती है, दुनिया से अलग चलती है। सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही हैं, कहाँ, हार्ट से टूवर्ड्स बॉडी ऑर्गन तक, बट ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या कर रही है, ये अशुद्ध रक्त लेकर के आ रही है। ये क्या कैरी कर रही है, ये अपने साथ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है। चलिए, तो ये एक अपवाद है। धमनी की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, अधिक मोटी और लचीली होती हैं। इनमें आर्टरीज में वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, ये सतही नहीं है, और ये ऊतक के नीचे पाई जाती हैं, यानी कि बिलो द टिश्यू पाई जाते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम शिरा की। शिराएं क्या करती हैं, ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती हैं, किधर की ओर, हमारे हार्ट की ओर। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो पल्मोनरी यहाँ वेन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट अकेला फुसफुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अभी के टाइम पे हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बस इसके ही थोड़ी देर बाद मैं आपको हार्ट की पूरी फंक्शनिंग वहां समझाऊंगी डिटेल में, देन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये फुसफुस शिरा और फुसफुस धमनी के बीच का अंतर, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो, इसलिए अभी केवल कॉन्सेप्ट समझ लो कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड बट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। शिराओं की दीवारें जो है वो कम मोटी हैं, कम लचीली, और ये सतही होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम इस ट्रांसपोर्टेशन को समझे उससे पहले मैं लेती हूँ एक ब्लैंक स्लाइड, और अब बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात को देखो बेटा। एक्चुअली में सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं हार्ट को, ठीक है, हृदय को। क्योंकि ये फोर चैम्बर्ड है तो अभी हम कुछ इस तरीके से जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि अभी तो मुझे आपको सिर्फ सिखाना है ना कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। ये है हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े, ठीक है, और ये है हमारी बॉडी यानी कि शरीर। बहुत ध्यान से समझना है सभी को। एक बार अगर 5 मिनट आपने समझ सुन लिया तो आपको कभी भी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली हमारे ह्यूमन बींग्स में यानी कि हम ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि हमारे हृदय में से होकर के रक्त 2 बार गुजरता है, ठीक है। कैसे होता है ये अभी मैं आपको समझाती हूँ। बेटा आपको जैसे ही मैंने बताया कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर में बटा हुआ है, जिसमें से ऊपर होता है लेफ्ट एट्रियम,
लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम का मतलब होता है हिंदी में अगर हम बोले तो बायां आलिंद, बायां निलय, ठीक है ना। एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं आगे की स्लाइड में ये बात लिख देती हूँ। लेफ्ट एट्रियम, वहां स्पेस नहीं है, भी बहुत कुछ बताना है बेटा। लेफ्ट में शॉर्ट फॉर्म में लेफ्ट एट्रियम को एलए लिखा जाता है। हिंदी में इसी को बेटा बोलते हैं बायां आलिंद। जो फुल फॉर्म होंगे वो मैं इस पेज पे लिख दूंगी, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल को हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोला जाता है बायां निलय। सेम डेट, अब यही इसके साथ ही आप समझ जाओगे राइट एट्रियम मतलब दायां आलिंद और राइट वेंट्रिकल मीन्स दायां निलय, ठीक है। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। चलिए, ये आपने देख लिया, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए। होता बेटा क्या है, हमारे पूरे शरीर से महाशिरा, ठीक है, हमारे पूरे शरीर से महाशिरा जो है वो ब्लड लेकर के आती है राइट एट्रियम यानी कि दाएं आलिंद में। अब ये जो महाशिरा होती है बेटा, ये भी दो होती है। एक होती है सुपीरियर वेना कावा, हिंदी में इसी को महाशिरा कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, डरना नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे, ट्रस्ट मी। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, मैं हिंदी भी नाम बताऊंगी आपको। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यानी कि हम बोलेंगे क्या इनको, वेना कावा का मतलब होता है महाशिरा। जो सुपीरियर वेना कावा यानी कि महाशिरा है, वो शरीर के ऊपरी हिस्से से, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से हमारे कमर से ऊपरी धड़ से वो अशुद्ध रक्त, और निचले धड़ से यानी कि कमर से नीचे के हिस्से से जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त आप समझ रहे हो आप सभी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ बॉडी से लेकर के आएगी, कौन, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यानी कि महाशिराएं कहाँ ले आई, राइट एट्रियम में ले आई। अब ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये जो तीन इसीलिए मैंने बनाए क्योंकि इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, ये सारा का सारा ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है तो यहाँ पे ही वो होती है कौन, जिनके लिए मैंने बताया था कि ये अपवाद है, कौन, हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब यहां से पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, यहां से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, अशुद्ध रक्त, क्योंकि पूरे ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो आ रहा था ना, ठीक है ना, ऊपर की ओर राइट ऑरिकल में। अब यहां से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को आपको पता ही होगा, मैंने बार बार बताया आपको, यही है जो फुसफुस धमनी कह लो या फिर पल्मोनरी आर्टरी कह लो, एक ही बात है, और यही है जो अपवाद भी। तुम देख लो ना, यहाँ से एक बार लिख देते, चलो अच्छा, वैसे तो येलो कलर से लिख देते, क्या, अशुद्ध रक्त, क्या है ये, अशुद्ध रक्त लेके आई कौन, बॉडी से लेकर के आई कौन, यही वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और कहाँ पहुंचा दिया, राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व खुले और सारा का सारा रक्त राइट वेंट्रिकल में आ गया, यानी कि दाएं निलय में आ गया। दाएं निलय से कौन उठा लाया उसको, पल्मोनरी आर्टरी। और क्योंकि ब्लड को शुद्ध होने भी जाना है तो कहाँ जाएगा, लंग्स में, क्योंकि लंग्स ही है, वहां पे ऑक्सीजन आएगी एल्वुलाई में और ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एल्वुलाई में भर जाएगा और हम एक्सेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और इनहेल करके जो ऑक्सीजन आई थी वो वापस से एल्वुलाई में भर जाएगी। बताया नहीं था गैसियस एक्सचेंज होता है, और वो अशुद्ध रक्त शुद्ध हो गया। तो ये पल्मोनरी आर्टरी इसमें लिख भी दे रही हूँ अपवाद वाली, सो डेट कि एकदम क्लियर रहे। ये किसको लेके चल रही है, ये अपने साथ लेके चल रही है अशुद्ध रक्त को, क्योंकि तुम्हें समझना है, तुमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए किस तरीके से समझ रहे, तुम्हें क्लियर हो रहा ना कॉन्सेप्ट। अब सुनो, यहां से क्या होगा कि जब ये लंग्स से ये ब्लड निकलेगा तो कुछ, अब भाई ये शुद्ध हो गया ना, तो इसके लिए कुछ अच्छा कलर चूज करे, कौन सा कलर चूज कर सकते हैं,
चलिए एक बार ये वाला कलर चूज किया। अब यहाँ से ये जो ब्लड है ये कैसा हो गया, ये शुद्ध हो गया। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगा, याद करो कौन, वही जो कौन है, अपवाद है। फिर से अब ये शुद्ध रक्त हो गया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, है ना। अब इस शुद्ध रक्त को कहाँ पे लेके आए हम, लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि हमारे बाएं आलिंद में लेके आए। और बाएं आलिंद में लेके आने वाला कौन है, वो है आपकी पल्मोनरी वेन है। क्या है, पल्मोनरी वेन है। ठीक है, याद रखो ये भी अपवाद थी, ये एक अकेली ऐसी है जो शुद्ध रक्त लेके चल रही है, बाकी कोई भी वेन जो है, यानी कि कोई भी शिरा जो है वो नहीं लेके चलती है, ये लेके चलती है शुद्ध रक्त। अब ये शुद्ध रक्त लेके कहाँ पे आ गई, लेफ्ट एट्रियम में ले आए। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं डाइकस्पिड वॉल्व। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, वहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व पाए जाते थे, डाई नहीं बल्कि बाइकस्पिड नाम होगा। क्या नाम होगा, बाइकस्पिड वॉल्व पाए जाएंगे। ठीक है ना, वॉल्व का मतलब होता है कपाट। वो केवल तब, क्योंकि तुमको पता है ब्लड भरता कब है आलिंद में, जब ये रिलैक्स होते हैं तो इनमें ब्लड फेल होता है। जब ब्लड फेल हो जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना स्टार्ट करते हैं। जब ये सिकुड़ना स्टार्ट करते हैं तो ये वॉल्व खुलते हैं और ब्लड कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। सेम डेट, जब राइट एट्रियम शीतल होगा, रिलैक्स होगा, ब्लड इसमें भरेगा, कांटेक्ट होना स्टार्ट होगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। ये सारे काम बड़े आराम से कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते रहते। ऐसा लगता है सुनने में कि बड़ा टाइम टेकिंग है, बट एक्चुअली में नॉट। ठीक है ना। अब सुनो, ब्लड कहाँ पे आ गया, डाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल से होते हुए, क्योंकि जब दरवाजा खुला तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कौन लेकर के जाएगा, अब यही वो जगह है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से शुद्ध रक्त हृदय से पूरे शरीर में भेजा जाएगा, पंप किया जाएगा। और इसको ले जाने वाली जो विशेष चीज है, जो पूरी विशेष तरीके से जो इम्पोर्टेंट है भाई, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, महाधमनी, जिसका नाम है एरोटा। क्या नाम होता है, इंग्लिश में इसी का नाम होता है एरोटा। और यही वो एरोटा है जो शुद्ध रक्त को अब पूरे हृदय में से, मतलब हृदय के किस पार्ट से, किस चैम्बर से, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में लेकर जाएगी, कौन, महाधमनी। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, पूरे प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये है बॉडी, ये है हार्ट, ये है लंग्स। बॉडी में से कौन आई सबसे पहले, महाशिरा, यानी कि वेना कावा। सुपीरियर और इंफीरियर मैंने आपको बता दिया है। सुपीरियर बस सिंपली हमारे शरीर के ऊपरी धड़ से, इंफीरियर निचले धड़ से, लेकिन दोनों लाइन की एक जगह पे आकर के जुड़ेंगी और राइट एट्रियम में लेके आ गई ब्लड को। अब ब्लड जब आ गया, हमारे 4 चैम्बर में से एक चैम्बर में अशुद्ध रक्त आ गया। अब वो अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में आएगा, दाएं निलय से उसको प्यूरिफिकेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, कहेगी चलो मेरे साथ लंग्स के बाद, वहां पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब लंग्स क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। इस गैसियस एक्सचेंज के दौरान अब क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गई ब्लड में और ऑक्सीजन रिच हो गया। शुद्ध रक्त कौन लेकर के गई, पल्मोनरी वेन। अपवाद है, क्योंकि पल्मोनरी वेन तो वेन हमेशा अशुद्ध लेके चलती, लेकिन ये एक अकेली फुसफुस शिरा है जो शुद्ध रक्त लेकर के कहाँ चली आई, हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेके आ गई। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी ने पूरे शरीर में भेज दिया। बार बार सुनोगे, इस तरह से बना के करोगे, याद हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, बट प्रैक्टिस तो थोड़ी करनी ही पड़ेगी। चलिए, और एक चीज और आपको बता दो, हृदय में जो लाल रंग से दिखता है ना, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, बेसिकली इस फिगर में जो ये रेड से दिखाया जाता है, यहाँ पे मतलब सॉरी, ये जो ब्लू ब्लू सा दिखेगा, डेट इज जस्ट एज साइन है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इस हिस्से में शुद्ध रक्त है ना भाई, देखो ना यहाँ पे शुद्ध रक्त ही तो था ना इस हिस्से में, यहाँ पे जब आ गया था शुद्ध रक्त तो यहाँ पे ये रेड रेड से दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। मानव हृदय एक पंप की तरह है जो पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। निलय की मांसपेशी दीवारें आनंद की तुलना में अधिक मोटी होती है, क्योंकि इसी को तो होल्ड करना है। क्योंकि निलय को उच्च रक्तचाप के साथ शरीर में रखते हुए, खुद ही सोचो ना, अगर राइट वेंट्रिकल में आपका मोटी नहीं होगी तो कैसे वहां से महाधमनी लेकर के जाएगी, है ना।
इस वजह से। फिर आगे चलते हैं, हमने अब यहाँ पे देखा, अब देखो सारी चीजें सीखो, वहां पे जैसे सिखाया अब ये आपको ज्यादा रिलेट होगा क्या, कि देखो भाई कैसे यहाँ पे देख रहे हो, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, ध्यान से देखिए, फिर ये दाया आलिंद है, शरीर के निचले भाग से महाशिरा, आई ओपनिंग दोनों खुल तो एक्चुअली में यहीं पे रही है, आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल से कहाँ आ गया, दाएं निलय में। अब ये देखो दाएं निलय से कौन लेके जा रहा है इसको, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी कहाँ लेके गई होगी, ऑब्वियस सी बात है लंग्स के पास में। लंग्स के पास से जब ये शुद्ध हो गया तो इसको कौन लेकर के चला आया, फुसफुस सिरा। कहाँ पे, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से ब्लड कहाँ पे आ गया, बाइकस्पिड वॉल से बाएं निलय में। और अब बाएं निलय से जो लेके जा रही है महाधमनी पूरे शरीर में, कहाँ पे, पूरे शरीर में। आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी, मैंने बड़े ही सिंपलेस्ट वे से तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको। अब आगे चलते हैं, लसिका क्या है भाई, जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है उसी तरीके से ये भी करती है, बट ये भी एक फ्लूइड है, बट इसमें प्रोटीन कम मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये रंगहीन है। और इसका एक और काम है, जहां इंटेस्टाइन में जब खाना डाइजेस्ट हो जाता था ना, तो ये वहां से फैट को एब्जॉर्ब करने का काम ज्यादा करती है। कौन, लिम्फ। यह रक्त प्लाज्मा के समान है, तरल उत्तक है, ट्रांसपोर्टेशन ये भी करती है, परिवहन में मदद करती है, इसमें कम मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, कलरलेस है, यह भी सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही काम करती है पूरी तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन का। और छोटी आंत में पचे हुए भोजन से वसा का अवशोषण करके उसे रक्त में पहुंचाती है, कौन, लसिका यानी कि लिम्फ। अब बात करते हैं, ये तो हमारे हो गए थे शरीर में, बात करते हैं पौधों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। पौधों में दो तरीके से मेनली होता है, एक होता है जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाटर को, और एक होता है फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, फूड को। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को, यानी कि किसको का परिवहन करता है, याद रखिएगा, फा से फूड, फा से फ्लोएम, फ्लोएम की स्पेलिंग होती PHLOEM, ऐसे याद करिएगा, फा से फ्लोएम और फा से फूड, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। सेम डेट याद रखना, जाइलम की स्पेलिंग होती XYLEM, ठीक है ना। तो जा से जाइलम और जा से जल, कभी नहीं भूलोगे कि जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को, और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। किसमें, प्लांट में। ये दोनों क्या है, हमारी प्लांट वेसल्स हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जाइलम या पौधों की प्रणाली का एक घटक है जो मिट्टी से प्राप्त पानी और खनिज लवणों को परिवहन करता है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाटर तो हमेशा बेटा रूट से ही लिया जाता है। पानी में, पानी हम हमेशा मिट्टी में डालते हो, ऊपर डालोगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि पानी अल्टीमेटली जो है पौधे के अंदर वो जड़ के थ्रू ही जाता है। या कभी करके भी तुम देख लो, पानी तो हमेशा जड़ के थ्रू ही अवशोषित होता है। पानी के अवशोषण और जड़ों से पत्तियों तक पानी हमेशा घुलनशील मिनरल्स और सॉल्ट्स के फॉर्म में ऊपर की ओर चढ़ता है पौधों में। यह हमेशा क्या है ना, एक ही डायरेक्शन में जाता है पानी, हमेशा आप देखोगे नीचे से ऊपर की ओर ही जाएगा, क्योंकि पानी जड़ों के द्वारा ही अवशोषित होता है। यह पौधों में ताप विनिमय में भी सहायक है। एक्चुअली में ये जो वाटर है ना, इससे टेम्परेचर मेंटेन भी रहता है प्लांट्स में, क्योंकि क्या ही है, तुम्हें पता है, हमने ये बात डिस्कस की है 9th में भी, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन एक्चुअली में यही बात होती है कि जो क्या होता है, जिस हिसाब से वाटर, जब वाटर वेपर बन करके उड़ता है तो पौधे को बदले में ठंडक मिलती है, तो इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन भी रहता है। दूसरी बात करें, फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित फूड को, जो हमारा ग्लूकोज बनता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, वो बात अलग है, बट अब उस फूड के यानी कि उस ग्लूकोज को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचना है। भाई फूड की जरूरत तो जड़ को भी है, तने को भी है, हर एक पत्ती को भी है, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है, नीचे भी फूड आएगा, ऊपर भी फूड जाएगा फ्लोएम में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तो बात थी हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट बहुत ज्यादा मेजर अभी हमें 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, बट जो चीजें हमने अभी अपने हार्ट से रिलेटेड, ब्लड वेसल से रिलेटेड पढ़ी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सबको सुनना और समझना है, अच्छे से चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है। इन केस अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो सिंपली आपको करना है क्या है, आपको प्ले स्टोर से फिलो ऐप डाउनलोड कर दी, जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम है आपको सिंपली उसकी पिक्चर क्लिक करनी है, पिक्चर क्लिक करके वहां पे अपलोड करनी है। 60 सेकेंड्स में आपके साथ कोई ना कोई ट्यूटर कनेक्ट हो जाएगा
और वो ट्यूटर आपको लाइव क्लास के दौरान आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन में हेल्प करेगा उसे सॉल्व करने में, और आपके डाउट को क्लियर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।